कि आज हम आपको है ना ऑर्गेनिक रिएक्शंस का है ना जो एक इंट्रोडक्शन है वो सारा चीज बता देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको जैसे जैसे चैप्टर लेंगे, जैसे कि शुरुआत में आपको कमिटमेंट किया गया था कि आपको 11 का भी सारा ऑर्गेनिक पढ़ाया जाएगा, तो आप देख ही रहे हैं जो ऑर्गेनिक जैसे चल रहा है आपके सामने। 11 का पूरा जीओसी आपके सामने है, 12 का भी जो था वो भी है, कंपटीशन का जो था वो भी है, जेईई मेंस का है, एडवांस का है, नीट का, जिसका भी आप लेवल खोजिएगा सब क्वेश्चंस आपके सामने बनना है। जो टॉपिक पढ़ा दिया गया उसको देख लीजिए। लेकिन अभी क्या प्लान क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे आप एक सिस्टम में चलते हैं तो आप 12 के स्टूडेंट है तो आपको 12 का अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट किया जाए पढ़ाई, ऐसा सिलेबस आपका कहता है। लेकिन आपको जो पढ़ाया जाएगा आज हम आपके सामने ऑर्गेनिक रिएक्शंस कितने तरह का होता है, कौन कौन होता है, एक इंट्रोडक्शन इन द सेंस आज जो आप इंट्रोड्यूस होंगे वो आपके ऑर्गेनिक में अगला कम से कम 2-3 महीना चलने वाला है, 2-3 महीना जरूर चलने वाला है। तो ये मत सोचिएगा कि आज जो आप पढ़ा दिए वो खत्म हो गया। जैसे आज हम बोले एडिशन रिएक्शन तो वो खत्म नहीं हुआ, आज हम आपको एडिशन रिएक्शन का नाम बताए हैं बस। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो उसका केवल नाम हम आपको बताए हैं, एलिमिनेशन तो केवल नाम बताए। तो आज के क्लास में आपको है ना ऑर्गेनिक रिएक्शंस होता कैसे, उसके अंदर क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है, कैसे कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा और क्या क्या टाइप होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन का, ये सब आपके सामने हम इंट्रोड्यूस करेंगे। जहां आपको नहीं समझ में आएगा एज यूजुअल जैसे आप पूछते हैं वैसे आप पूछते रहे, ठीक है। और उसके बाद आपके सामने कुछ नया टर्म्स भी इंट्रोड्यूस होने वाला है और फिर धीरे धीरे अब देखो होगा क्या। आज के क्लास के बाद जब हम अगले दिन से स्टार्ट करेंगे तो हम 11 का एल्केन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। अब एल्केन में जितना भी रिएक्शंस है, जो मैकेनिज्म जहां आएगा पहले उस मैकेनिज्म को आपको डिटेल में आपको बता दिया जाएगा, फिर एल्केन में जो रिएक्शन है उसका वो बता देंगे, फिर एल्कीन आप जाएंगे, एल्कीन में कोई खास मैकेनिज्म है जो बार बार यूज होगा उस मैकेनिज्म को आपको बताया जाएगा, और फिर एल्कीन का जो रिएक्शंस है वो कवर करेंगे। जब आप एल्काइन में आएंगे तो वहां कुछ खास मैकेनिज्म है पहले उसको बताया जाएगा, फिर पूरा एल्काइन चैप्टर पढ़ाया जाएगा। बात समझ रहे हो क्या होने वाला है? यस सर। ठीक, तो अब आपके पास है ना आपको आपका एनसीईआरटी भी फॉलो अप करना है, आपको जो हम बताएंगे वो भी फॉलो करना है। जो मेरा क्वेश्चन होगा वो एनसीईआरटी से थोड़ा सा ऊपर लेवल में होगा, आप एनसीईआरटी भी बनाएंगे, आपको मेरा क्वेश्चंस भी बनाना है, डीपीपी भी बनाना है। अब यहाँ से आपका चैप्टर वाइज चैप्टर है ना डिस्कशन स्टार्ट होगा। लेकिन आज सबसे पहले ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में देखो। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होने के पीछे एक फ्लो चलता है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस को अगर बोला जाए कि कैसे होता है तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में 2 स्टेप है, पुराने बॉन्ड्स का ब्रेकिंग और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन इसी बेसिक थीम पे चलता है कि पुराने बॉन्ड्स का ब्रेकिंग होता है और नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिक में ये स्टेप्स थोड़ा ज्यादा है, जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस को थोड़ा स्लो कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक रिएक्शंस करता है। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस और ऑर्गेनिक रिएक्शंस में अगर आपसे कोई बेसिक डिफरेंस पूछे तो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस तुरंत होने वाला रिएक्शन है, तुरंत हो जाता है, और ऑर्गेनिक रिएक्शंस बेसिकली टेक सम टाइम टू टेक प्लेस, उसको थोड़ा समय लगता है होने में। तो आपको चीजों को थोड़ा अच्छे तरीके से एनालाइज करके चलना पड़ेगा। जरा देखिए, सबसे पहले इसका एक जनरल फ्लो चार्ट आप देख लो। आपके पास होता है ऑर्गेनिक सबस्ट्रैट, एकदम एक एक लाइन समझना। ऑर्गेनिक सबस्ट्रैट आप इसको जनरल भाषा में कहते हैं रिएक्टेंट। ऑर्गेनिक सबस्ट्रैट का खास बात क्या होता है ना कि उसके अंदर प्लस माइनस अपीयर नहीं होता। तो अगर हमारे ऑर्गेनिक सबस्ट्रैट में कोई प्लस माइनस चार्ज अपीयर नहीं होगा तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। आप बेसिकली 5 तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड एरोमेटिसिटी। ये 5 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है, एक एक लाइन समझते जाना। ये 5 ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है जिस वजह से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट में इलेक्ट्रॉन्स का या तो शिफ्टिंग बोलो या ट्रांसफरिंग बोलो होता है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है या ट्रांसफर होता है, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर माइनस आता है और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जाता है उस पर प्लस आता है। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से जो हमारे पास ऑर्गेनिक का सबस्ट्रेट है
उसमें एक्टिव साइट डेवलप हो जाता है। एक्टिव साइट बोलो तो नेगेटिव पॉजिटिव साइट डेवलप हो जाता है। इलेक्ट्रॉन कहीं बढ़ जाता है, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ खींच लेता है, तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दैट बिकम्स नेगेटिव, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर आया है दैट बिकम्स पॉजिटिव। तो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की वजह से ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के अंदर एक्टिव साइट डेवलप होता है, माइनस प्लस डेवलप होता है। अब देखो, जो हमारे पास ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट एक्टिव साइट है, इस पे अटैकिंग रिएजेंट का अटैक होता है। अटैकिंग रिएजेंट, या अटैकिंग रिएजेंट क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में जब रिएजेंट जाता है अटैक, जैसे मान लो हमारे पास एक अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला R बॉन्ड OH, अल्कोहल है, और उसके ऊपर आप HCl से अटैक करा रहे हैं, तो HCl इज अटैकिंग रिएजेंट, HCl इज अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट जब अटैक करता है तो बॉन्ड्स का फिजन होता है, बॉन्ड फिजन, बॉन्ड का ब्रेकिंग। आपको याद होगा बॉन्ड फिजन दो तरह का, एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड फिजन और एक होता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन। बिल्कुल सही। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन के बाद कार्बन फ्री रेडिकल बनता है एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन के बाद कार्बोकेटायन एंड कार्बन आयन, ये दो तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। तो बॉन्ड का फिजन होता है होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक, कुछ भी होगा तो बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। सर ये सबस्ट्रेट एक्टिव साइट वाला सर एक बार बताइए ना सर फिर से। रिएक्शन इंटरमीडिएट, देखो जी, तुम्हारे पास मौजूद है CH3 बॉन्ड Cl, इसके ऊपर हम अटैक कराना चाहते हैं वाटर के साथ। बताओ H प्लस कहाँ जाएगा, CH3 और Cl में H प्लस कहाँ जाएगा? ये Cl के पास, Cl में, क्योंकि वो माइनस है और ये प्लस है। बिल्कुल सही बोले। तो आप कैसे बोले Cl माइनस है और C प्लस है? शायद दोनों पे ये टाइप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी तरफ ज्यादा। कोई इफेक्ट का नाम बता दो। इंडक्टिव इफेक्ट है, बस वही लिखा हुआ, वही लिखा हुआ। इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से सबस्ट्रेट बनता है जिसपे कहीं माइनस और कहीं प्लस हो। ओ ठीक है सर, समझ गए। पहले तो नहीं था ना, आप इंडक्टिव इफेक्ट सोचेंगे तब ना माइनस और प्लस लेंगे कहीं। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो ये चीज, अब यहां से चलो हम इस को कंटिन्यू। रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, देखो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है ना वो आयनिक हो सकता है जैसे कार्बोकेटायन या कार्बन आयन, या न्यूट्रल भी हो सकता है जैसे कार्बन फ्री रेडिकल। इसके अलावा कुछ अलग अलग तरह का भी रिएक्शन इंटरमीडिएट हो सकता है जिसमें आपको कार्बीन पढ़ाया गया, बेंजाइन पढ़ाया गया, नाइट्रीन पढ़ाया गया, बट दे आर वेरी रेयर। मेन डिस्कशन आपका कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा आएगा, उसके बाद कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल, तीनों पे ही लगभग मान लो 95% चीजें हैं ना, इन्हीं तीनों के आगे आगे बगल घूमेगा। और 5% में भी 4% चांस है कार्बीन का, और 1% में बेंजाइन और नाइट्रीन है 1%। तो ये पूरा का पूरा सिनारियो 95% जो बातें चलेंगी इस रिएक्शन इंटरमीडिएट में, वो कार्बोकेटायन अकेले 95% में से अकेले 50% प्लस का डिस्कशन केवल कार्बोकेटायन से होगा। और फिर कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बन आयन बचता है, और जो 5% बच गया उसमें 4% का हिस्सा रख लेना अप्रॉक्स कार्बीन के लिए, और 1% में बेंजाइन और नाइट्रीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स है। कार्बोकेटायन कौन ज्यादा स्टेबल, कौन कम स्टेबल, क्या कारण है कि ज्यादा स्टेबल क्या कम स्टेबल, ये सब डिस्कशन हो चुका है, सब यूज होगा जब यहाँ काम आएगा। अब देखो, जैसे मान लो हम तुमसे 3 डिग्री कार्बोकेटायन और 2 डिग्री कार्बोकेटायन का बात करते हैं, तो आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल कंपैरिजन टू 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अब जो इसका मेरे बात का कहने का मतलब क्या है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट में अगर चांसेस होता है तो वो एक से ज्यादा अलग अलग तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट बना सकता है। अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट एक से ज्यादा तरह का बनता है तो ये दो तरीके का कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है।
एक होता है लेस स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट और एक होता है मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट। एक होता है लेस स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट, मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। लेस स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट दो तरीके का हो सकता है। जैसे मान लो कार्बोकेटायन में हम तुमसे बोले एक बार में बेंजाइलिक बन रहा है और एक बार में 2 डिग्री बन रहा है, तो आपको पता चल रहा है कि बेंजाइलिक वाला ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री वाला कम है। एक बार में मान लो 3 डिग्री बन रहा है और 1 डिग्री बन रहा है, तो कौन ज्यादा स्टेबल है? तो 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। तो जो मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट और लेस स्टेबल का चांस होता है, कभी कभी होता है एक ही बनता है, तो जब एक होगा तो एक लेके चलना, कभी एक से ज्यादा बन सकता है। तो जब लेस स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, तो इस लेस स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट से बनता है माइनर प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक का जितना भी माइनर प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट आप देखेंगे ना, उसमें माइनर प्रोडक्ट उससे बनेगा जो लेस स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा, और मेजर प्रोडक्ट हमेशा बनता है मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट से। मेजर प्रोडक्ट बनता है मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट से, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास है कि आपका प्रोडक्ट तक आप कैसे पहुंचेंगे। इसके बीच में आपको एक जगह और ये बात मिल सकता है कि कभी कभी ये होता है कि जो हमारे पास लेस स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो अपने आप को मोर स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट में बदलता है थ्रू रीअरेंजमेंट। नाम सुने आप लोग? यस सर। यस सर। रीअरेंजमेंट के थ्रू कभी कभी 2 डिग्री कार्बोकेटायन अपने आप को 3 डिग्री में बदल लेता है, या 2 डिग्री कार्बोकेटायन अपने आप को बेंजाइलिक, मतलब उससे ज्यादा स्टेबल जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा उसमें बदल लेता है। तो जब ये लेस स्टेबल रिएक्शन इंटरमीडिएट अपने आप को मोर स्टेबल में बदलेगा तो मोर स्टेबल से मेजर, और लेस स्टेबल से अगर आप प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। देखो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनिक रिएक्शन आप है ना पढ़ेंगे ना, चाहे कोई भी रिएक्शन आप पढ़ लीजिए, एडिशन पढ़ लीजिए, सब्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, एलिमिनेशन पढ़ लीजिए, चलेगा ऐसे, उस हर किसी में चलेगा यही चीज। तो आपके दिमाग को है ना इस चीज को समझना होगा। पहले आपके पास एक रिएक्टेंट होगा, उसके अंदर कोई ना कोई वजह से एक्टिव साइट डेवलप होगा, चाहे वो रेजोनेंस हो, चाहे वो मेसोमेरिक इफेक्ट हो, चाहे वो इंडक्टोमेरिक इफेक्ट हो, या इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो, हाइपर कंजुगेशन हो, एरोमेटिसिटी हो, किसी ना किसी वजह से एक्टिव साइट आएगा। वो कभी कभी आप सोचते हैं, कभी कभी नहीं सोचते। जैसे अभी हम एक एग्जांपल लिखे थे, आप तुरंत समझ गए। अभी देखिए जैसे हम आपके पास मान लीजिए हम ऐसा लिख दें कि CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अब हम तुमसे बोले कि भाई देखो इस पे है ना कोई एक न्यूक्लियोफाइल मतलब माइनस जाके अटैक करना चाहता है, तो वो किस पे जाएगा? कार्बन पे कि ऑक्सीजन पे? कार्बन पे। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये यहाँ जाएगा। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है जिसको आप इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। बात समझे? तो जब तक वो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, कार्बन पे प्लस नहीं आएगा, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक नहीं करेगा। तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। बहुत बार आप उसको सोच पाते हैं, बहुत बार आप फंस जाते हैं, लेकिन बिना इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के चीजें आगे नहीं बढ़ती, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में इस चीज को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, एक्टिव साइट, उस पर अटैकिंग रिएजेंट का अटैक। देखो अटैकिंग रिएजेंट का अटैक हुआ। अटैकिंग रिएजेंट दो तरह का, सब आज बता देंगे आपको, सब बेसिक चीज। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल होता है, बेसिक वे से बोले तो ये नेगेटिव साइट पर अटैक करता है। और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो पॉजिटिव साइट पर अटैक करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट पर अटैक करता है। तो वहां से बना, फिर बॉन्ड फिजन हुआ, रिएक्शन इंटरमीडिएट आया, लेस स्टेबल से माइनर और मोर स्टेबल से मेजर। चलिए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई भी लाइन समझ में ना आया हो प्लीज आस्क, क्योंकि आज से आपका यही फ्लो है ना, चलते रहेगा, एक एक तरह का बहुत सारे चीजें सीखने के लिए। इलेक्ट्रोफाइल जो नेगेटिव, ठीक, तो ये था तुम्हारे सामने रिएक्शंस होने का तरीका। अब थोड़ा आगे बढ़ो। सबसे पहला रिएक्शन तुम्हारे सामने है, दैट इज एडिशन रिएक्शन। नीचे आप इस एनिमेशन को गौर से देखें, नीचे आप इस पर्टिकुलर एनिमेशन को गौर से देखिए। आपको दिखता है कि देखिए यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच पाई बॉन्ड था, कार्बन और कार्बन के बीच है ना मल्टीपल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड।
और ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है। ध्यान से देखते चलो, अटैकिंग रिएजेंट था तो हुआ क्या कि पाई बॉन्ड एक कार्बन की तरफ शिफ्ट किया। क्या उस पाई बॉन्ड का शिफ्टिंग आपको समझ में आ रहा है? इधर जा रहा है। यस सर, माइनस आ जाएगा उस पे। हाँ सर। तो जिसपे माइनस आ रहा है अटैकिंग रिएजेंट का जो प्लस है वो जाके इससे जुड़ा। तो अगर ये माइनस हुआ होगा तो ये प्लस हुआ होगा। हाँ सर, Cl माइनस उस पे जुड़ गया। ठीक है। पता इस रिएक्शन को अगर हम कॉपी पे लिखे विदाउट एनी एनिमेशन, केवल कॉपी पे अगर लिखना रहा तो हम इसको कैसे लिखेंगे? जस्ट अ मिनट, हम इसको तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखो क्या लिखा जाएगा कि ये रहेगा H बॉन्ड C H, ठीक है। यहां पे रहेगा हम लोगों का डबल बॉन्ड C H और H, फिर हम बगल में लिखेंगे प्लस HCl। अब देखो होगा क्या, हम बोलेंगे कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट किया। आप नीचे देखते रहिएगा क्या होगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट किया तो हाइड्रोजन जिस पे प्लस था, क्लोरीन जिस पे माइनस था, ये हाइड्रोजन इसके पास गया। क्या तुमको समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ यस सर। तो हम तुमको बोलेंगे कि देखो जी, बीच में हमारे पास ऐसा एक चीज बनके तैयार हो गया। H यहाँ चला गया, पहले से 2 H था, इस कार्बन पे प्लस आ गया और 2 H था। ये बीच का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। बोलो रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बन गया। हाँ सर। और फिर हम आगे बोलेंगे कि देखो अगले स्टेप में मेरा Cl माइनस जो है वो जाके इस प्लस के ऊपर अटैक किया, तब जाके तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया। हम शॉर्टकट में यहाँ लिख देते हैं CH3 CH2 और Cl। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो ये तुम्हारा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, ये अटैकिंग रिएजेंट का अटैक, ये रिएक्शन इंटरमीडिएट और फिर ये फाइनल इसके ऊपर अटैक, तो प्रोडक्ट। बोलो समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन ऑर्गेनिक इस तरह से नहीं चलेगा। हम लोग लिखेंगे ऐसे ही, हम लोग हर दिन यही लिखेंगे, हर दिन वही, लेकिन रिएक्शन होता ऐसे। देख लो कितना सिंपल सा तरीके से हुआ। पहले पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड यहां से शिफ्ट किया इधर, उसी समय H चला आया यहाँ, ठीक है, प्लस डेवलप हुआ, Cl जाकर अटैक कर दिया। बोलो समझ में आया? हाँ सर। यस सर। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होगा ऐसे जैसे आपको नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन लिखेंगे हम लोग वैसे जैसे ऊपर आपको समझ में आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। यस सर। अब सुनिए ध्यान से, एडिशन रिएक्शन में हमेशा कहीं ना कहीं मल्टीपल बॉन्ड होगा और उसी मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर, पाई बॉन्ड के ऊपर कोई भी अटैकिंग रिएजेंट ऐड हो रहा होगा। अटैकिंग रिएजेंट ऐड हो रहा होगा, उसका प्लस माइनस ऐड हो रहा होगा। तो जनरल व्यू में अगर तुम लिखो तो तुम इसको ऐसे लिख सकता है कि मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है, इसके साथ आप AB को मिलाएंगे तो आपको एक बार में प्रोडक्ट के तौर पे ये मल्टीपल बॉन्ड में से 2 में से एक पाई बॉन्ड टूट गया है, एक जगह A और एक जगह B चला गया है। यह है आपका सिंपल सा एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन में मल्टीपल बॉन्ड टूट जाता है और उसके जगह पे अटैकिंग एजेंट का दोनों हिस्सा अटैक करके रिएक्शन कर लेता है, सैचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सैचुरेटेड प्रोडक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये था मेरे पास अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट, अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ये हमारे पास है अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। बीच का रिएक्शन इंटरमीडिएट हम हटा दिए हैं, सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में लिख दिए हैं। तुमको समझ में आया एडिशन रिएक्शन में क्या होना है? हाँ सर। ठीक। यस सर। अब सुनो जरा मेरी बातों को ध्यान से। एडिशन रिएक्शन 3 तरह का होता है, आपको एक एक करके सब पढ़ा दिया जाएगा। एडिशन रिएक्शन 3 तरह का होता है। एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और एक होता है फ्री रेडिकल एडिशन। एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फ्री रेडिकल एडिशन का
नामकरण कैसे किया गया है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो H पे प्लस है, Cl पे माइनस। तुम अगर दोनों स्टेप को मिला लो तो H पहले स्टेप में, Cl बाद वाले स्टेप में जुड़ गया। जुड़ा तो दोनों है ना, H और Cl दोनों जुड़ा है ना। हाँ सर। लेकिन शुरुआत वाले स्टेप में H प्लस का अटैक हुआ है। देखो शुरुआत वाले एनिमेशन में देखना, शुरुआत में H जा सकता है, H गया। H प्लस का मतलब है इलेक्ट्रोफाइल, जो नेगेटिव साइड पर अटैक करता है वो इलेक्ट्रोफाइल। यस। तो शुरुआत का अटैक अगर इलेक्ट्रोफाइल का हुआ तो नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अच्छा, कहानी में ये भी तो हो सकता था ना कि इलेक्ट्रॉन इधर आता, Cl इधर चला जाता शुरुआत में। अगर शुरुआत में Cl, हाँ हम ये कह रहे हैं कहानी में ये भी हो सकता था ना कि इलेक्ट्रॉन इधर आता और Cl पहले जाके अटैक करता, बाद में हाइड्रोजन आता। हाँ सर, ये भी होता है। बिल्कुल। तो अगर हमारा शुरुआत में Cl चला जाएगा, बाद में हाइड्रोजन आता, तो शुरुआत वाला जो अटैक है वो न्यूक्लियोफाइल का है, तो नाम होता न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और अगर एडिशन रिएक्शन किसी रेडिकल की मदद से हो रहा है, ये रेडिकल वाला रिएक्शन नहीं है, ये आयनिक इंटरमीडिएट, आयनिक रिएजेंट है। वीडियो रुक गया सर, वीडियो रुक गया आपका। हाँ तो देखो ये कह रहे थे कि शुरुआत का अटैक H प्लस का हो सकता है, तो H प्लस का अगर शुरुआती अटैक है तो H प्लस इज इलेक्ट्रोफाइल, तो नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर शुरुआती अटैक कोई न्यूक्लियोफाइल करता है तो नाम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और अगर कभी फ्री रेडिकल्स के कारण एडिशन रिएक्शन होता है तो नाम होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। अभी आप इस एडिशन रिएक्शन का टाइप्स देख ले, टाइप्स ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो हम आपके सामने एक एक करके बताते जा रहे हैं। सबसे पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए के सफिक्स में ई लगा के लिखेंगे, ए के सफिक्स में ई लगा के लिखेंगे। जस्ट अ मिनट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन याद रखना, इसमें इनिशियल अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल का इनिशियल अटैक होगा, ई पे प्लस वाले का अटैक होगा, इनिशियल अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक। अब सर ये रिएक्शंस हम लोग मेनली कहां पढ़ेंगे? जब आप एल्कीन पढ़ेंगे तो एल्कीन में जितना भी एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उन एडिशन रिएक्शन को पढ़ाने के पहले हम आपको इसका डिटेल मैकेनिज्म सब कुछ बताएंगे, तब एल्कीन का एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए, इसका एग्जांपल अगर कोई बोले कहां है, तो एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। एल्कीन का जो भी आप एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे ना, वो सब है ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो जब हम आपके एल्केन के बाद एल्कीन के चैप्टर में इंटर करेंगे, तो एल्कीन का एडिशन रिएक्शन पढ़ाने के पहले आपको डिटेल में इसका पूरा मैकेनिज्म समझा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, फिर एल्कीन का जितना रिएक्शन है सब पढ़ाया जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है कौन सा चीज कहां पढ़ना, आज इसी को फिक्स करना है। यस सर। दूसरा देखो, दूसरा होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ए के साथ सफिक्स में एन लिखते थे। याद रखना कि इसमें जो है वो इनिशियल अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है। कोई न्यूक्लियोफाइल है जो इनिशियल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ऐसा माइनस है तो प्लस पे अटैक करेगा। सर कहां पढ़ेंगे? अब देखिए कितना वैरायटी है हमारे ऑर्गेनिक में, और कैसे कोई इसको इतना सिंपल वे से है ना कहीं भी बता देता है। देखो जरा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आप पढ़ेंगे 11th के एल्कीन में, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपका 12 का एल्डिहाइड और कीटोन का सेक्शन है। ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ना, यह आप पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शंस ऑफ एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।
एल्डिहाइड और कीटोन का जितना भी एडिशन रिएक्शंस है वो सब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन को फॉलो करेगा। तो जब हम लोग एल्डिहाइड कीटोन पहुंचेंगे तो उसके पहले आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बताया जाएगा और फिर आपको सारा रिएक्शंस उसका पढ़ाया जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या होने वाला है? सर ये 12th में आएगा सर। हाँ ये 12 का सेक्शन है, ये 11 का है। हम लोग दोनों पढ़ेंगे, टेंशन ना ले। हम लोग 11 के एल्केन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे। ओके ओके सर। अगला है हम लोगों के पास फ्री रेडिकल। एडिशन रिएक्शन, ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ए के ऊपर लगेगा डॉट, डॉट देख के समझ जाना कि ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन है। और इसमें इनिशियल अटैक ऑफ फ्री रेडिकल होगा। कोई एक फ्री रेडिकल है जो इनिशियल अटैक करेगा। सर अब ये कहां पढ़ेंगे? फिर से ये 11 का पोर्शन है। एल्कीन के एडिशन में आपका ये भी पोर्शन आएगा। मतलब जब आप एल्कीन पढ़िएगा ना तो एल्कीन के एडिशन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन ये दोनों आपको बताया जाएगा। और जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़िएगा तब आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका कुछ एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल्स देख लो। देखो जैसे ये हमारे पास है एल्कीन, एल्कीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया। मान लो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ गया तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो लेफ्ट वाले कार्बन के ऊपर अटैक किया तो क्या बन गया? कार्बोकेटायन। यस सर। रिएक्शन इंटरमीडिएट और उसके ऊपर फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और ये प्रोडक्ट बन गया। लेकिन शुरुआती अटैक इलेक्ट्रोफाइल का है इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। यस सर। हर एडिशन रिएक्शन में एडिशन दोनों का होगा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का अटैक होगा, लेकिन नामकरण करेंगे जिसका पहला अटैक हुआ उसके बेसिस पे। अब देखो अगला, ये तुम्हारा एल्डिहाइड और कीटोन का ग्रुप है ना, पहचान रहे होगे। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ आया तो शुरुआती अटैक न्यूक्लियोफाइल का हो गया, ये देखो, और उसके बाद H चला आया। अब शुरुआत में न्यूक्लियोफाइल है सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड और कीटोन में पढ़ेंगे। और फिर एल्कीन में जब X का डॉट आके ऐड होगा, एल्कीन में X का डॉट आके ऐड होगा तो यहां देखो क्या चलता है, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ऐसे चलता है। आपको पता है ना, पाई इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है तो फिर एरो बनाते हैं, एरो। अब उसके बाद ये X का डॉट जो है वो इस कार्बन के पास चला गया तो ये X डॉट बच गया, C डॉट बच गया और फिर वहां से H के ऊपर अटैक, तो ये फिर से एल्कीन के ऊपर आप पढ़ेंगे एंड दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो एक एक पे अकेले ये पढ़िएगा 2 दिन समय लगेगा, अकेले केवल इस पर 2 दिन समय लगेगा। ये 1 दिन का चीज है, ये 1 दिन का चीज, लेकिन इस पे अकेले 2 दिन समय लगेगा। जब आप इसको सही जगह पहुंचेंगे उस समय आपको पहले 2 दिन उस पर खर्च करना पड़ेगा, फिर आप चैप्टर पढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एडिशन रिएक्शन क्लियर है? समझ में आया क्या हो रहा है? सर बोलो ना। सर बोल रहे थे कि इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन पहले अटैक करेगा? अच्छा, चलिए हम इस स्लाइड को हटा देते हैं, वेट कीजिए थोड़ा, जरा हमको बताइए कि ये भी नहीं रखना चाहते, ये भी नहीं रखना चाहते हैं, चलिए यहाँ। अच्छा मान लीजिए हम आपको बोले कि एल्कीन है इथीन, इथीन के साथ HCl को रिएक्ट कराओ, इथीन के साथ HCl को रिएक्ट कराओ, तुम बताओ इसका नाम क्या होगा? C2H4 तो इसका नाम है, लेकिन जब HCl को रिएक्ट करवाएंगे हम बोले रिएक्शन का नाम क्या होगा? इथीन के साथ एल्कीन के साथ HCl को रिएक्ट कराओ, बताओ तुम्हारे रिएक्शन का नाम। CH3CH2HCl रिएक्शन का नाम होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक सर। अच्छा नाम, सॉरी सर, हमको लगा प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, क्या बताएंगे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो जब नाम पता चल गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो HCl में इलेक्ट्रोफाइल वाला पोर्शन H+ है ना? हाँ सर। वो पहले स्टेप में अटैक करेगा। अब हम तुमसे बोल दे एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के साथ HCN को रिएक्ट कराओ, एल्डिहाइड के साथ HCN को रिएक्ट कराओ, तो तुम देखे एल्डिहाइड है और HCN है तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। हाँ सर।
तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है तो H प्लस और Cn माइनस किसका अटैक पहले होगा, H प्लस का कि Cn माइनस का? Cn माइनस का सर। सब आता है, टेंशन नहीं, बस खाली चीज को सही समय पे याद करके कोरिलेट कर देना। एल्डिहाइड पे एडिशन न्यूक्लियोफिलिक, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो पहले अटैक करेगा। एल्कीन पे एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पहले अटैक करेगा। कहीं कहीं एल्कीन में फ्री रेडिकल आएगा, तो फ्री रेडिकल भी हम आपको सिखा देंगे कि कब आपको पता चलेगा कि ये फ्री रेडिकल वाला है। वो तभी होगा जब पेरोक्साइड रहेगा, ठीक है। आप याद कीजिए फ्री रेडिकल जब आप पढ़ रहे थे तो समय लिखाया गया था फ्री रेडिकल प्रमोटर, फ्री रेडिकल प्रमोटर, पेरोक्साइड, फोटॉन्स, लाइट, हाई टेम्परेचर, सनलाइट, यूवी रेज। अगर किसी रिएक्शन में ये सब दिखता है तो आप मेंटली तैयार हो जाइए कि वो फ्री रेडिकल रिएक्शन। हाँ हाँ ये सर याद आया हमको। चलिए देखिए अगला हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, आपके सामने ये दो एग्जांपल आप गौर से देखिए और अपने दिमाग को बनाइए कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, फिर जो हमको बताना है बता रहे। खिलाड़ी लोग को देखता है, फुटबॉल में देखता है सब्स्टिट्यूट करते हैं, 8 नंबर बाहर आ जाओ, उसके जगह पे 12 नंबर जाएगा खेलने, वही हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कोई एक एटम या ग्रुप को, जैसे यहां पे आने दो, शुरुआत से आने दो, ये देखो इस H को Cl हटा के उसकी जगह पे चला गया, बोलो सही है? फिर से सर। अब फिर से वो मेरे हाथ में नहीं है। यहाँ देखो ये जल्दी जल्दी चल रहा है, इस पे देखो, ये देखो हमारा मॉलिक्यूल में है ना, शुरुआत में ये रेड वाला इससे जुड़ा हुआ था, लेकिन ये ग्रीन उससे जुड़ गया और ये रेड को हटा दिया, मतलब रेड को हटा के ग्रीन है ना बॉन्ड बनाया, रेड को बॉन्ड तोड़ के हटना पड़ा और ग्रीन उसका जगह पे ले लिया, बोलो सही है? हाँ सर। तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट होना। रेड को सब्स्टिट्यूट कर दिया, कौन सब्स्टिट्यूट किया? ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। ग्रीन वाला। तो ध्यान रखिए ये जो रेड जा रहा है ना, इसको कहते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप, ये लीव करके हटने वाला ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है। और ये जो ग्रीन आ रहा है ना, ये ग्रीन कहलाया आपका अटैकिंग रिएजेंट। इज दिस क्लियर? हाँ सर। ग्रीन है अटैकिंग रिएजेंट और ये रेड वाला है लिविंग ग्रुप। यहाँ पे जरा देखिएगा और सोच के बताइएगा कौन है अटैकिंग रिएजेंट? क्या Cl अटैकिंग रिएजेंट है? हाँ सर। और क्या H लिविंग ग्रुप है? H लिविंग ग्रुप है। हाँ यस सर, वो उधर से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो H को हटा के Cl उसका पोजीशन ले लिया, तो H इज अ लिविंग ग्रुप एंड Cl इज अ अटैकिंग रिएजेंट। तो यहाँ भी वही होता है। देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, हमको हटा के जेके सर आके आपको ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, तो आर के सर को जेके सर सब्स्टिट्यूट कर दिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है एक को हटा के उसके जगह पे कोई दूसरा आके वो काम करे या नया चार्ज का फॉर्मेशन करे। तो जब भी कोई रिएक्शन ऐसा होगा जिसमें आपको दिखेगा कि कोई एक एटम या ग्रुप किसी दूसरे एटम या ग्रुप से रिप्लेस्ड हो गया, वर्ड है रिप्लेस्ड। रिप्लेस्ड होना और ऐड होने में अंतर है। ऐड होने का मतलब था, प्रीवियस वाला जो डिस्कशन था वो एडिशन था। एडिशन में आपने क्या देखा कि यहां से कुछ हटा नहीं है, पाई बॉन्ड टूट के उसके जगह पे दो ग्रुप्स आके उसके साथ मिल गया, बोलो सही है? हाँ सर। ठीक है, इसको एडिशन कहते हैं। इससे कोई हटता नहीं है, बल्कि आके बॉन्ड टूट जाएगा और बॉन्ड टूटने से जो नया बॉन्ड तैयार हुआ है, देखो एक बॉन्ड टूटेगा ना, एक बॉन्ड टूटेगा तो दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा। जो दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो जाएगा उसी पे आके ई और एन है ना जुड़ जाता है। तो एडिशन का मतलब हुआ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो भी रहेगा उसमें पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और उसके जगह पे एटम या ग्रुप आके जुड़ जाएगा, एडिशन होगा। सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेसमेंट होता है, रिप्लेसमेंट।
मतलब कोई एटम या ग्रुप हटता है जिसको आप लिविंग ग्रुप कहते हैं, तो कोई दूसरा है जो उसको सब्स्टिट्यूट करके उसके जगह पे आ जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट होता है, एडिशन रिएक्शन में कोई हटता उठता नहीं है, बल्कि सीधा आके ग्रुप से ना मल्टीपल बॉन्ड तोड़ के वहां ऐड हो जाता है। ये दोनों का बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस है, सब्स्टिट्यूट। अभी देखो जैसे हम तुम्हारे सामने लिखते हैं, जरा गौर से देखना और समझना। मान लो हम तुम्हारे सामने ये रिएक्शन लिख रहे हैं, CH3 बॉन्ड CH3, इसके साथ Cl2 आ गया इन प्रेजेंस ऑफ HNu, तो ये बन गया हम लोग का CH2Cl, और साथ में सॉरी यहां बॉन्ड होगा, और साथ में है CH3। आप क्या नाम देंगे इसको, सब्स्टिट्यूशन या एडिशन? इतना सब्स्टिट्यूशन। अरे यही वाला चीज हम लिख दिए, यही वाला चीज हम यहाँ लिख दिए, तुम देखो यही चीज हम यहाँ लिख दिए। यस सर, सब्स्टिट्यूशन। तो हाँ ये सर, हम लोगों का सब्स्टिट्यूशन से H गायब हो गया। सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन है। अब यहाँ देखो हम इसको लिखते हैं, देखो कार्बन है, H है, यहाँ Cl, और इधर से आया OH माइनस आया, इसको अप्रोच किया, ये Cl पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट गया, तो तुम्हारे पास प्रोडक्ट बन गया HO बॉन्ड C, HH और Cl माइनस अलग। क्या तुमको समझ में आ रहा है? ऊपर वाला रिएक्शन नीचे दिख रहा है। हाँ यस सर। तो ये तरीका होगा लिखने का, और वो तरीका होगा जो आपका एक्चुअली है ना मॉलिक्यूल शो करता है क्या होता है। ठीक है, ये रहा अटैकिंग रिएजेंट जो अटैक किया, और ये रहा लिविंग ग्रुप जो हट गया। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। अब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी तीन तरह का, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तीन तरह का, फिर से वही बात है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वो सब्स्टिट्यूशन है जिसमें इनिशियल अटैक किसी इलेक्ट्रोफाइल का होगा। अगर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हो, सॉरी सब्स्टिट्यूशन में इनिशियल अटैक है तो वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अगर इनिशियल अटैक किसी न्यूक्लियोफाइल का है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, और अगर इनिशियल अटैक किसी फ्री रेडिकल का है तो वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज फर्दर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। सबसे पहला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम लोग इसको शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। अच्छा, क्या ये लिखना अभी जरूरी है कि इनिशियल अटैक इलेक्ट्रोफाइल का होगा? चलो लिख देते हैं, कोई बात नहीं। इनिशियल अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इनिशियल अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। सर ये कहां पढ़ेंगे? 11 में अगर आप अपना एनसीईआरटी पलटिएगा ना तो आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन करके है ना 3rd सेक्शन मिल जाएगा। हाइड्रोकार्बन का सबसे लास्ट पार्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें बेंजीन रहेगा। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें बेंजीन के साथ कोई एटम या ग्रुप ऐड हो रहा हो, याद रखना ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म शो करता है। बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन, वर्ड सुनना, देखो हम आपको एक एक लाइन फिर से बताते हैं। एल्कीन के साथ एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एल्डिहाइड या कीटोन के साथ एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एल्कीन के साथ एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, फ्री रेडिकल एडिशन। उसी तरह बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ यस। सर। दूसरा, बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन बोले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आप थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए, आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एग्जांपल आपके सामने हम एक लिखे हैं, जबकि एक नहीं पढ़ाएंगे। जब पढ़ाएंगे आपको कम से कम इसमें 8 से 10 रिएक्शन अलग अलग करके पढ़ाएंगे। आज तो इंट्रोडक्शन है।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूट, देखो यहाँ से हाइड्रोजन हट गया है, यहाँ हाइड्रोजन था ना, हाइड्रोजन हट गया है और हाइड्रोजन को Cl ले लिया है और एक Cl इसके साथ मिल गया, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो ये जो आपके सामने एग्जांपल रिएक्शन लिखा हुआ है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, बेंजीन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आगे भी आप देख ही चुके हैं, लेकिन बात पहले इधर देख लीजिए। सेकंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक के बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसएन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एसएन रिएक्शन पता चल गया सबको कि इनिशियल अटैक किसी न्यूक्लियोफाइल का होगा, इनिशियल अटैक इज ऑफ एनी न्यूक्लियोफाइल, इनिशियल अटैक किसी न्यूक्लियोफाइल का होगा, ठीक है। लेकिन ये एसएन रिएक्शन भी दो पार्ट में, एक कहलाता है SN1 और एक कहलाता है SN2। SN1 SN2, SN1 होता है वैसा पर्टिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो यूनिमॉलिक्यूलर हो। ये मॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया सर, ये आपको केमिकल काइनेटिक्स में बताएंगे। जब तक आपको हम है ना एल्केन, ये कहाँ आएगा, हम आपको ये बताए ना, ये कहाँ आएगा। आप जब अल्काइल हैलाइड पढ़िएगा, मतलब 12 का पहला चैप्टर, तो अल्काइल हैलाइड का सारा रिएक्शन इसी से निकलेगा। एग्जांपल्स, रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का सारा रिएक्शन, जैसे मान लो हमारे पास R बॉन्ड X है, इसको आप न्यूक्लियोफाइल से मिलाएंगे, जब आप न्यूक्लियोफाइल से मिलाएंगे तो R बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल और साथ में X माइनस अलग। अल्काइल हैलाइड 12 का पहला चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स वाला सेक्शन तो छोड़ दो, लेकिन हेलो एल्केन वाला पूरा, अल्काइल हैलाइड वाला पूरा सेक्शन इसी के थ्रू चलेगा। तो बहुत सारा रिएक्शन है इसमें, एक दो रिएक्शन मत सोचिएगा, बहुत सारा रिएक्शन है इसमें, ठीक है। SN1 SN2 दो मैकेनिज्म से चलता है। इसमें हम एक और इंट्रोड्यूस आपको कर देंगे, वो है SNI, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल रिएक्शन, रिएक्शन के अंदर का ही एक भाग सब्स्टिट्यूशन में मदद करता है, तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल कहते हैं। ये 3 पार्ट पढ़ेंगे। अब देखिए ये तो एक दिन का पोर्शन है, ये एक दिन पढ़ेंगे, लेकिन ये जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको 1 से 2 दिन लगेगा, इसमें आपको 1 दिन लगेगा, इसमें आपको 1 दिन लगेगा। तो हर किसी के लिए टाइम अलॉटेड कि हाँ इतना इतना समय में है ना, केवल ये मैकेनिज्म होगा, फिर रिएक्शंस आएगा। बेस्ट एग्जांपल हम आपके सामने रख देते हैं। देखिए एक एग्जांपल आपके सामने रखा गया, ये अल्काइल हैलाइड है एक तरह से, आप समझिए ये हमारा Cl रहा हैलोजन, ठीक है, ये NaOH है, हाँ आपका ये Cl जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट जाएगा और OH उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया। तो ये जो आपके सामने, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट तो हुआ है, Cl हटा है, OH आया है, सब्स्टिट्यूशन तो है। अब यहाँ पे OH माइनस का अटैक है, OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफाइल, सो रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। अगला देखो, थर्ड वन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप चाहोगे तो एस डॉट दिखा सकते हो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें, जस्ट 1 मिनट अर्जेंट है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कहाँ आएगा? देखो जितना भी आपके पास हाइड्रोकार्बन वाला रिएक्शंस है जिसमें हैलोजन ऐड होगा, हैलोजन जनरली क्लोरीन रहेगा, वो याद रखना हमेशा फोटॉन्स के प्रेजेंस में होगा। Hν लिखा रहेगा, फोटॉन्स लिखा रहेगा, हाई टेम्परेचर लिखा रहेगा। तो ये फोटॉन्स लिखा रहना, हाई टेम्परेचर लिखा रहना,
या उसके जगह पे पेरोक्साइड लिखा रहना, ये सब है ना फ्री रेडिकल को प्रमोट करता है। तो ऐसा रिएक्शन जो आप देखिएगा ना, CH2 बॉन्ड CH3, यहाँ पे एक Cl डाल दो, फिर HCl अलग कर दो। इवन आपका पीछे वाला जो एग्जाम्पल चल रहा था, ये वाला जो एग्जाम्पल आपका रन कर रहा है, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सर पढ़ेंगे कब? एल्केन में पहला रिएक्शन यही है। अगर आप अगले दिन से एल्केन स्टार्ट कीजिएगा, आप सबसे पहले यही चीज पढ़िएगा, सबसे पहले आप यही चीज, यही स्टार्ट ही होगा। अगले दिन हम तुमको बता देते हैं, अगले दिन तुम्हारा यही स्टार्ट होने वाला है, एल्केन का इंट्रोडक्शन। उसके बाद फिर आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, तब आप इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड कीजिए। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है पहले आप सीखेंगे, तब आप इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो अगले ही दिन से आपका ये एल्केन का सब्स्टिट्यूशन है, एल्केन का हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का हैलोजिनेशन हमेशा ध्यान रखना इस तरह का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो ठीक है। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन वाला ये सारा मैकेनिज्म आपके सामने था, ये तुम्हारे सामने एग्जांपल है, वही एग्जांपल है, मीथेन है, यहाँ पर एक सेल हट गया है उसके साथ। नेक्स्ट वन इज एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले आप इस एलिमिनेशन को देखिए, एलिमिनेशन नाम के साथ समझिए, बातों को समझिए। क्या देखा तुम लोग इसमें, क्या ऑब्जर्व किया? तो देखे कि दो जो है ना एक जैसा है, तो दोनों अलग है, इससे टूट गया इधर। सर स्टेबल हो रहा है। चलिए फिर से देखिए, आप पहले देखिए चीजों को, आप पहले देखिए, फिर हम आपको समझाएंगे वो चीज होगा। आप शुरुआत में देखिए कि कोई एक मॉलिक्यूल के साथ ये ग्रुप जुड़ा था, ये हटा, फिर यहाँ से ये हटा, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, अल्कीन है, अल्कीन बन रहा है एल्कीन। शुरुआत में सैचुरेटेड था, देखो शुरुआत में सैचुरेटेड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, एक हटा, फिर ये दूसरा हटा, फिर यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। यस सर। अच्छा, आप अपने दिमाग में इसको रिवर्स करने का कोशिश कीजिए, तो उल्टा, मतलब फाइनल से इनिशियल तक चलिए, तो क्या ये एडिशन लगेगा कि डबल बॉन्ड आया, फिर ये आया, ये आया? एडिशन। लेकिन है ये उल्टा हो रहा है। एलिमिनेशन इज द रिवर्स ऑफ एडिशन, एलिमिनेशन इज द रिवर्स ऑफ एडिशन। जैसे हमारे एडिशन में क्या था, डबल बॉन्ड पे आके एटम और ग्रुप जुड़ रहा था और सैचुरेटेड मॉलिक्यूल बन रहा था। एलिमिनेशन उल्टा होता है, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप रिमूव होता है और अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। मान लो जैसे हमारे पास ये कार्बन का कुछ ग्रुप्स है, मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ बी है। अब ए क्या किया, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटा, जैसे ये वाला अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। उसके बाद बी क्या है, वो अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करके हट जाएगा। देखना ये हटा, ये बॉन्ड हटा, ये देखो ये अपना जो बॉन्ड था उसको धीरे से दे के चला गया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ठीक है। और आपके पास ए और बी दोनों हट गया और आपके पास प्रोडक्ट बन गया है लाइक दैट। समझिए अच्छे से, देखिए ये बॉन्ड अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता, देखना पार्शियल आता फिर पूरा हो जाता, बोलो है? हाँ। तो ऐसा पर्टिकुलर रिएक्शन एलिमिनेशन में काउंट होता है जिसमें अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट। एडिशन में अनसैचुरेटेड रिएक्टेंट से सैचुरेटेड प्रोडक्ट बना, एलिमिनेशन में सैचुरेटेड रिएक्टेंट से अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बना। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इसको कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, एल्कीन का, एल्काइन का, कोई भी होगा प्रोडक्ट बनेगा, वो अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी टाइप देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट one is called unimolecular
एलिमिनेशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में E1 लिखते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में E1 लिखते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। बेसिकली जितना भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन वाला रिएक्शन होगा, वर्ड सुनना, जितना भी रिएक्शन में डी वर्ड से रिएक्शन का नाम है, जैसे डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहेलोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये जो वर्ड डी लगा ना, वो तुमको बता दिया कि रिएक्शन एलिमिनेशन का है। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ सर। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर निकलेगा, डिहेलोजिनेशन मतलब हेलोजन निकलेगा, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेगा। तो कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें डी वर्ड से स्टार्ट होगा, उसका नेमिंग आप समझ जाइए एलिमिनेशन रिएक्शन। E1 का मतलब है ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, ये 2 स्टेप में होने वाला रिएक्शन होता है, टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, takes place in 2 steps, और in first step carbocation formed as reaction intermediate, कार्बोकेटायन जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, एलिमिनेशन E1, देखो समझो, देखो कोई हमको बता सकता है यहां से किसका एलिमिनेशन हुआ है? इन दोनों स्टेप्स को मिला के आप बताइए कि किसका एलिमिनेशन हुआ है, मॉलिक्यूल में से किसका एलिमिनेशन हुआ है? किसका किसका? क्लोरीन का, और अगले स्टेप में हाइड्रोजन का। इसका मतलब ये डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बोलो समझे? यस सर। क्लोरीन, हैलोजन, हाइड्रोजन, 2 चीज निकला इससे, और तब जाके देखो अनसैचुरेटेड बॉन्ड आया। ठीक है, हड़बड़ाइए मत। अरे यार ये सब एक बार आप थोड़ी ना लिखने वाले हैं, आप इसको है ना कम से कम आज से लेके जब तक ऑर्गेनिक आप पढ़िएगा 200 से 300 बार इस तरह का चीज आप लिखिए। हड़बड़ाइए मत, ये क्या लिखा हुआ हमको नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ नहीं। आज पढ़ाई खत्म नहीं हुआ, आज अगला 3 महीने का पढ़ाई स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शंस को कहते हैं लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। यहाँ हेलोजन निकला, यहाँ हाइड्रोजन निकला। फर्स्ट स्टेप में देखो कार्बोकेटायन बना एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट, और फिर कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक होके ये बना आपका प्रोडक्ट। चीजों को समझो, जो आपको फ्लो दिया जा रहा है, जो फर्स्ट क्लास में आपके दिमाग में जाना चाहिए वो आपको मिलना है, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, सब मत समझिए। पहला स्टेप में कार्बोकेटायन, दूसरा स्टेप में प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए हम आपको बताते हैं, यहां जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बोलेंगे ये आरडीएस है। सर ये आरडीएस क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये सब क्या है, ये जब पढ़ाना हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी आप टेंशन ना, तो जो अभी तक बोले हैं E1 रिएक्शन का वो तुम्हारे सामने, E1 रिएक्शन का जो आपके सामने बोले वो तुम्हारे सामने। यूनिमॉलिक्यूलर E1 takes place in 2 step. In first step कार्बोकेटायन formed as reaction intermediate. सेकंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यह आपका बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है, आप इसको E2 लिखते हैं। याद रखना, टेक्स प्लेस इन 1 स्टेप, टेक्स प्लेस in 1 step through formation of ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू चलता है। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? तो ये एक हाइपोथेटिकल स्टेज बना के रखा गया है ताकि आपको रिएक्शंस को अच्छे तरीके से समझाया जा सके। हाइपोथेटिकल स्टेज बना के रखा गया है ताकि आपको रिएक्शन को अच्छे तरीके से समझाया जा सके।
हाइपोथेटिकल होता है, सिंगल स्टेप में चलता है। देखो जैसे यहां एक ही बार में आपको दो चीज दिखेगा, लिविंग ग्रुप अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हट रहा है और हाइड्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है। यहाँ पे आपको वो चीज दो अलग अलग जगह दिखा था। देखो यहाँ Cl पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके हटा एक स्टेप, और अगले स्टेप में हाइड्रोजन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये दो स्टेप में था। लेकिन यहाँ दोनों काम आपको सिंगल स्टेप में दिखेगा, इसी को हम लोग कहते हैं थ्रू ट्रांजिशन स्टेट। एक ही साथ दोनों होगा, H भी हटेगा, Cl भी हटेगा, सब एक साथ होगा, सब एक साथ होगा, एक ही बार में फटाक से प्रोडक्ट आपको मिलेगा, बीच का इंटरमीडिएट नहीं मिलेगा। इस केस में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। तो ऐसे केस में रिएक्शन इज प्रोसीड थ्रू E2 एलिमिनेशन रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज तुम्हारे सामने था E1 का दो पार्ट। अब हम इसके बाद एक एडिशनल चीज इसमें जोड़ देते हैं, इसके अलावा एक तीसरा चीज भी आप पढ़ेंगे, नाम होगा E1CD, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन कंजुगेट बेस। कंजुगेट एसिड बेस सुने हैं? यस सर। तो ये यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन कंजुगेट बेस रिएक्शन होगा। सर क्या होता है उसका पास एग्जांपल अभी नहीं है, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो हम आपको समझा लेंगे। और याद रखिएगा 12 का सबसे फेमस रिएक्शन नाम है आल्डोल कंडेंसेशन, वो इसी के थ्रू प्रोसेस करेगा। 12 का सबसे फेमस रिएक्शन है आल्डोल कंडेंसेशन, वो E1CD मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है, E1CD मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। तो एनसीईआरटी में तुमको उसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको बोल दिया जाता है कि E1CD हटाओ। लेकिन E1CD जब आप पढ़ लीजिएगा तो आपको वो रिएक्शन ऐसे ही है ना, तुरंत समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो हम लोग E1CD पढ़ेंगे, फिर रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो आल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड में पढ़ेंगे, ये सब आप देख चुके कहाँ का। तो ये था तुम्हारे पास तीन तरह का मेन रिएक्शन, एक एक करके आपके सामने एग्जांपल रख दिया गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कुछ समझना है नहीं, आपको बस एक इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, चीजों को देखना है कि हाँ आगे क्या होगा उसको देखना है। ठीक है जी, चलिए अब तुम्हारे पास है रिएजेंट जो अटैक करता है, उसको आप अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। अटैकिंग रिएजेंट दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इलेक्ट्रोफाइल वो पर्टिकुलर अटैकिंग रिएजेंट है जो निगेटिव साइट लविंग होता है। वर्ड सुनना ध्यान से, बहुत कोई को मिसकॉन्सेप्ट होता है कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब माइनस, नहीं भाई, इलेक्ट्रोफाइल मतलब माइनस नहीं, उसको माइनस से प्यार है, उसको निगेटिव से प्यार है, उसको निगेटिव से प्यार है, मतलब वो कभी माइनस नहीं होगा। क्या बोलता है, समझ में आया खुद? यस सर। तो नाम से थोड़ा मिसकॉन्सेप्ट यहाँ डेवलप हो जाता है कि इलेक्ट्रोफाइल मतलब खुद माइनस, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल नाम दिया गया कि उसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है, उसको निगेटिव से प्यार है। तो खुद कैसा होगा? खुद होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, खुद होगा पॉजिटिव चार्ज, खुद होगा इलेक्ट्रॉन के कमी वाला मॉलिक्यूल, सही है ना? पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन का कमी होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, तब ना उसको नेगेटिव से प्यार होगा। जहां नेगेटिव होगा वहां जाके लड़ाई करेंगे, अटैक करेंगे। बोलो सही है? यस। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन सीकिंग और इलेक्ट्रॉन लविंग अटैक द सबस्ट्रेट एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, जहां नेगेटिव साइड ज्यादा होगा, वहां जाएंगे, अटैक करेंगे। ठीक है, उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल एज यूजुअल जो अभी बता चुके, न्यूक्लियोफाइल में मिसकॉन्सेप्ट स्टूडेंट क्या रखता है कि सब खुद प्लस है, नहीं, बिल्कुल गलत। उसको न्यूक्लियस से प्यार है, उसको पॉजिटिव से प्यार है, उसको निगेटिव जहां कम है उससे प्यार है। पॉजिटिव से प्यार है, न्यूक्लियस से प्यार है। तो खुद कैसा होगा? माइनस होगा। खुद कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच होगा, माइनस होगा, तब वो जाके जहां इलेक्ट्रॉन का कमी है वहां अटैक करेगा, जहां पॉजिटिव है वहां अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर दोज रिएजेंट्स व्हिच हैव एफिनिटी फॉर पॉजिटिव साइट। जहां पॉजिटिव साइट है वहां के लिए जो एफिनिटी रखता है उसको आप न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। खुद उस पे माइनस होता है, खुद वो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, तो अब देखो, न्यूक्लियोफाइल possess at least one lone pair electron rich, hence rich in electron density, attack the substrate at point of minimum electron density, positive,
ठीक है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां प्लस होगा वहां अटैक करेगा। अब आखिर इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन है, तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज आयंस है वो सब इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे H+ है, Br+ है, Cl+ है, NH4+ है। न्यूट्रल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का कमी हो, BF3 आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हैं ना कि उसका सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। हाँ यस सर। तो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, तो वो हमेशा चाहेगा कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए भाई, तो जहां इलेक्ट्रॉन देखेगा जाके अटैक करेगा। तो सेंट्रल एटम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ZnCl2, जिंक के पास पॉजिटिव चार्ज, एल्यूमिनियम पॉजिटिव चार्ज, ये सब है हम लोगों का इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स कौन, तो पहला जो नेगेटिव है X-, OH-, Cl-, HCO-, और जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास ऐसा है जिसके पास एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, मतलब जिसपे लोन पेयर है, जैसे वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये डोनेट कर सकता है। NH3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, वो डोनेट कर सकता है। ROR ईथर ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वो डोनेट कर सकता है। RSH थायोईथर सल्फर पे लोन पेयर है, वो डोनेट कर सकता है। बोलो समझ में आया? हाँ सर। तो इलेक्ट्रोफाइल आप इसको किस क्लास में रखिएगा, NO2+, इसको आप क्या बोलेगा, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? सर इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल। तो आपको ये सब समझना होता है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। तो जो प्लस जो माइनस पे अटैक करे वो इलेक्ट्रोफाइल, और जो प्लस पे अटैक करे वो न्यूक्लियोफाइल। क्या मेरी बात समझ में आई सबको? यस सर। दोनों में डिफरेंस देख लो, इलेक्ट्रोफाइल वर्सेस न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल इज अ एटम और मॉलिक्यूल दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, बिकॉज वो प्लस होता है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल इज एन एटम और मॉलिक्यूल दैट कैन डोनेट पेयर, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो डोनेट कर सकता है। आइदर पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, अभी आप देख चुके NO2+ भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, और जरूरत पड़ने पे कोई न्यूट्रल जिसमें इलेक्ट्रॉन का कमी हो, जैसे BF3, BCl2, ZnCl2, AlCl3, ये सब न्यूट्रल भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है। आइदर नेगेटिव, या तो यहाँ नेगेटिव होगा जैसे X-, OH-, H- लाइक दैट, और न्यूट्रल चार्ज। न्यूट्रली चार्ज कहने का मतलब क्या है, न्यूट्रली चार्ज मतलब उस पर लोन पेयर हो, जैसे वाटर H2O, ऑक्सीजन हैव 2 लोन पेयर्स, NH3 नाइट्रोजन हैव 1 लोन पेयर। तो सच स्पीशीज जिस पे इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर सकता है, तो वो न्यूक्लियोफाइल। undergoes electrophilic addition and electrophilic substitution, जहां इलेक्ट्रोफाइल undergoes nucleophilic addition, nucleophilic substitution, नाम सुन चुके आप। also called Lewis acid। अच्छा, इसको Lewis acid क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स को Lewis acid क्यों कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स को Lewis acid क्यों कहते हैं? H+ निकलता है। अरे भाई, Lewis acid का डेफिनेशन H+ पे नहीं है, वो ब्रॉस्टेड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है सर, इसीलिए। क्या बोले, फिर से बोलो। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है इसीलिए। बिल्कुल सही, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है इसलिए वो Lewis acid है, और वो Lewis बेस है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। Lewis का जो डेफिनेशन है वो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे है। आर्हेनियस और ब्रॉस्टेड का जो थ्योरी है वो H+ के बेसिस पे है। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। सर यस। तो ये था आपके लिए आज का सेक्शन, सारा का सारा आपको बता दिया गया। सब कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आप क्या करने वाले हैं एक एक करके आपके सामने सब कुछ रख दिया गया। जब आप अगले दिन से बैठिएगा, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोकार्बन 11। हाइड्रोकार्बन 11 से स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करेंगे एल्केन से। सबसे पहला चीज जो आप पढ़ने जाएंगे एल्केन में, वो छोटा सा इंट्रोडक्शन होगा एल्केन का। उसके बाद स्टार्ट होगा पहला मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हर चीज आप 11-12 मिला के सारा मैकेनिज्म, सारा रिएक्शन आप पढ़ने जा रहे हैं, तो आप चैप्टर पे उतरेंगे तो थोड़ा सा है ना पीछे वाला सारी चीजें है ना रिवाइज करके रखिएगा, नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ेंगे। क्या किसी को डाउट कहीं तक समझने में?